कभी सोचा है अगर एक क्रिकेट मैच में कोई रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? नो अंपायर, नो ओवर्स, बैट्समैन आउट होके भी खेले जा रहा है। फुल केओस, राइट? वेल, बिल्कुल वैसा ही हाल होता है एक देश का बिना उसके रूल बुक के। तो चलिए आज टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रूल बुक, हमारा संविधान, आखिर बना कैसे। ये है हमारा आज का ट्रैवल प्लान। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि रूल बुक क्यों जरूरी है, फिर देखेंगे आजादी का वो बड़ा सपना, मिलेंगे उन सुपर हीरो से जिन्होंने इसे बनाया, उनके डिबेट सुनेंगे और फाइनली कनेक्ट करेंगे कि ये संविधान आपकी और मेरी लाइफ को कैसे टच करता है। रेडी? लेट्स गो। तो हमारी जर्नी का पहला स्टॉप और सवाल बिल्कुल फंडामेंटल है। भाई, रूल बुक चाहिए ही क्यों? लेट्स फिगर दिस आउट। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएं तो सड़कों का क्या होगा? टोटल जैम, टोटल केओस। अगर स्कूल में कोई टाइम टेबल ना हो, पता ही नहीं चलेगा कब कौन सी क्लास है। यहां तक कि एक फैमिली में भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, राइट? तो सोचो, बिना रूल्स के लाइफ कितनी मेसी हो जाएगी। बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जंगल राज। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे एक छोटी सी फैमिली को आपस में अच्छे से रहने के लिए रूल्स चाहिए, जैसे एक स्कूल को स्मूथली चलने के लिए रूल्स चाहिए, बिल्कुल वैसे ही इंडिया जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक सुप्रीम रूल बुक चाहिए। और वही रूल बुक है हमारा संविधान। तो ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये सिर्फ एक मोटी सी किताब नहीं है दोस्तों, ये देश की सोल है। ये बताती है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें यानी देश के सिटीजन्स को राइट्स देती है। ये मेक श्योर करती है कि सबके साथ फेयरनेस हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया अचानक से तो नहीं टपका होगा, राइट? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा सपना था। एक ऐसा सपना जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ सालों से पल रहा था। सपना ये था कि आज़ाद इंडिया के नियम हम हिंदुस्तानी खुद बनाएंगे। जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये फाइट कोई 1-2 साल की नहीं थी। ये 1895 में शुरू हुई, जब पहली बार राइट्स की मांग उठी। फिर 1922 में गांधी जी ने साफ कह दिया कि स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट का गिफ्ट नहीं होगा, ये लोगों की आवाज से आएगा। सो यू सी, हर स्टेप के साथ ये आइडिया और भी स्ट्रांग होता गया कि हमें अपनी रूल बुक चाहिए। और जब भी गांधी जी स्वराज कहते थे ना, उनका मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। उनके लिए स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, यानी खुद पर राज। सिर्फ देश का नहीं, बल्कि हर एक इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल। एक ऐसा इंडिया जहां हर कोई सेल्फ रिलायंट हो। इट वॉज अ कंप्लीट विजन। वाओ, ये लाइन देखो, इसमें पूरी फ्रीडम स्ट्रगल का एसेंस है। बेसिकली गांधी जी कह रहे थे, हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, हमारी डेस्टिनी, हमारे लोग, हमारे रूल्स। द पावर मस्ट बिलोंग टू द पीपल। सिंपल। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बिल्डिंग के फेस्टिवल का प्लान बिल्डिंग के लोग बनाते हैं, कोई बाहर वाला आके नहीं बताता। ओके, सो द ड्रीम इज बिग, द फाइट इज लॉन्ग, और अब वो सपना हकीकत बनने वाला था। टाइम आ गया था मिलने का उन हीरोज से जिन्होंने इंडिया की डेस्टिनी को अपने हाथों से लिखा। लेट्स मीट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर थी क्या चीज? सोचो, ये एक ड्रीम टीम थी, इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स, और उनका सिर्फ एक ही मिशन था, देश की रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। ये लोग नए इंडिया के आर्किटेक्ट्स थे। अब सवाल ये है कि इस ड्रीम टीम के मेंबर्स चुने कैसे गए? देखो, उस टाइम हर किसी को वोट करने का राइट नहीं था, तो एक इनडायरेक्ट मेथड यूज किया गया। जैसे आपकी क्लास पहले क्लास मॉनिटर चुनती है और फिर सारे मॉनिटर्स मिलकर स्कूल कैप्टन चुनते हैं, कुछ वैसा ही। जो प्रोविंशियल लीडर्स थे, उन्होंने आगे असेंबली के मेंबर्स को चुना। नाउ लुक एट दिस नंबर, जस्ट 28.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वक्त के 70% से ज्यादा लोग, ज्यादातर किसान, मजदूर और गरीब, इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे। उनसे पूछा ही नहीं गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो असेंबली के अंदर का सीन क्या था? ये चार्ट देखो, एकदम क्लियर है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द बिग प्लेयर। उनके पास सॉलिड मेजॉरिटी थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग थी और फिर कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पजल है। इलेक्शन तो लिमिटेड था, फिर भी क्या ये असेंबली सच में पूरे देश की आवाज थी? वेल, इसको ऐसे समझो। इमेजिन टीचर एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स की एक टीम बनाती है, पर वो ये मेक श्योर करती है कि उस टीम में हर ग्रुप से कोई ना कोई हो, एक आर्टिस्ट, एक स्पोर्ट्समैन, एक डिबेटर, ताकि सबके आइडियाज आ सकें। और कांग्रेस ने बिल्कुल यही स्मार्ट काम किया।
उन्होंने अपनी मेजॉरिटी का यूज करके असेंबली को एक मिनी इंडिया बना दिया। उन्होंने हर कम्युनिटी को जगह दी, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, हरिजन्स, इवन वुमेन। और सबसे बड़ा मूव, उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के सबसे काबिल लोगों को बुलाया। बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, सुनो, असेंबली के ही एक मेंबर के संतनाम ने क्या कहा। उनके हिसाब से हर पॉलिटिकल थॉट का रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद था। सो बॉटम लाइन, इलेक्शन प्रोसेस परफेक्ट नहीं था, पर जो टीम बनी वो काफी हद तक पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। और फिर आया 1947 और उसके साथ देश का बंटवारा, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। इसका असर असेंबली पर भी पड़ा। जो मेंबर्स अब पाकिस्तान का हिस्सा थे वो चले गए और नंबर 389 से गिरकर हो गया 299। सोचो, अब इन 299 लोगों पर एक नए टूटे हुए देश के लिए संविधान बनाने की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। ऑलराइट, द टीम इज सेट, मिशन इज लॉक्ड। अब शुरू हुआ असली मंथन, हमारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगले कुछ साल असेंबली के हॉल में जोरदार आर्ग्यूमेंट्स हुए, गहरी डिबेट्स हुई और फिर आखिर में आम सहमति यानी कंसेंसस बना। और यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, पता है? जब हम अपनी इंडिया की रूल बुक लिख रहे थे, तब एट द एग्जैक्ट सेम टाइम एक दुनिया की रूल बुक भी लिखी जा रही थी, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोनों काम एक साथ चल रहे थे। और हम सिर्फ साइड में नहीं बैठे थे, इंडिया के डेलीगेट्स ने वहां जबरदस्त रोल प्ले किया। हंसा मेहता ने ऑल मेन आर बॉर्न फ्री को ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री करवाया। सोचो, हमारा देश आज़ाद भी ठीक से नहीं हुआ था और हम दुनिया को जेंडर इक्वालिटी का पाठ पढ़ा रहे थे। दैट्स हाउ प्रोग्रेसिव आवर फाउंडर्स वर। ओके, इतने सारे आइडियाज, इतनी सारी डिबेट्स, इन सबको एक स्ट्रक्चर कौन देगा, एक ब्लूप्रिंट कौन बनाएगा? एंटर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो आगे बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अब ये एक ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट था। सोचो, एक सीसॉ है। एक तरफ है मस्ट हैव राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स, जैसे बोलने की आज़ादी, जिनके लिए आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, और दूसरी तरफ है शुड हैव गोल्स यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो आने वाली सरकारों को डायरेक्शन देते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए और एक पूरी सोसाइटी के लिए। परफेक्ट बैलेंस। ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक पॉज एंड थिंक। चलो, 1 मिनट के लिए आप बन जाओ असेंबली मेंबर। अगर आपको सिर्फ एक रूल, जस्ट वन रूल इंडिया के लिए बनाने का चांस मिलता, तो वो क्या होता? सीरियसली सोचो और अपना आइडिया नीचे कमेंट्स में जरूर डालना। 2 years, 11 months and 18 days. Let that sink in. Almost 3 साल। ये कोई कॉपी पेस्ट जॉब नहीं था। हर एक वर्ड पर, हर एक कॉमा पर बहस हुई थी। सोचो, आपको एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला और आप उस पर 3 साल तक काम कर रहे हो, every single day. That's the kind of epic effort we're talking about here. And now, we've reached the climax of our story, the grand finale. 3 साल का इंतजार, मेहनत, डिबेट्स, सब कुछ इस एक पल के लिए था। The birth of our constitution. हम, भारत के लोग। ये पहले कुछ शब्द पूरे संविधान का फाउंडेशन है। इनका मतलब क्या है कि इस देश का असली बॉस कौन है? ना कोई राजा, ना कोई सरकार। असली बॉस हैं आप और हम, द पीपल ऑफ इंडिया। सारी पावर हमसे शुरू होती है। अब ये 2 डेट्स, इन्हें अच्छे से याद रखना। 26 नवंबर 1949, ये था डन एंड डस्टेड वाला दिन। संविधान रेडी हो गया, साइन हो गया। इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। पर असली पार्टी शुरू हुई 26 जनवरी 1950 को, जब ये रूल बुक पूरे देश में लागू हुई। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज आवर रिपब्लिक डे। ओके, ग्रेट हिस्ट्री लेसन, राइट? बट अब आप सोच रहे होंगे, ये सब ठीक है, पर इसका मेरी लाइफ से क्या लेना देना? वेल, इसका सब कुछ लेना देना है। लेट्स टेक वन बिग आइडिया, सेक्युलरिज्म। बहुत हैवी वर्ड लगता है ना, पर मतलब सिंपल है। इसका मतलब है स्टेट यानी सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो सबसे इक्वल डिस्टेंस रखेगी। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारा जाओ, स्टेट वोंट इंटरफेयर। दैट्स योर फ्रीडम, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो प्रीएम्बल के बड़े वर्ड्स हैं ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है। जस्टिस का मतलब लॉ के सामने आप और एक मिलियनेयर बराबर हो। लिबर्टी, आप ये वीडियो देख रहे हो और इस पर फ्रीली कमेंट कर सकते हो, दैट्स लिबर्टी। इक्वालिटी, आपको जॉब के लिए इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कॉज ऑफ योर जेंडर और रिलीजन। और फ्रेटर्निटी, वो हम सबको मिलकर बिल्ड करना है, आपसी भाईचारा। तो सम इट ऑल अप,
What's the big picture? Number 1, the Constitution is our family rule book. Number 2, ये आज़ादी के स्ट्रगल का सबसे मीठा फल है. 3, इसे देश के बेस्ट ब्रेन्स ने बनाया है. 4, हमारे सारे राइट्स यहीं से आते हैं. एंड 5, ये कोई म्यूजियम की चीज़ नहीं, इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग गाइड फॉर इंडियाज़ फ्यूचर. So our founders did their job. एक brilliant rule book हमें दे दी. But I leave you with one final thought. उन्होंने तो लिख दिया, पर इसकी स्पिरिट को हर रोज, हर दिन जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?